हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मैं हूँ ऋषि व्यास और आज हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान ने एक नया अमेंडमेंट लाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको वो बता रहे हैं कि 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये। और इसके तहत अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान का जितना भी न्यूक्लियर कंट्रोल था वो पीएम से हटा दिया गया है और अब वो सीधा आर्मी को दे दिया गया है। यानी आसिफ मुनीर जो है वो इसको कंट्रोल में करेगा। जो भी जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और जितने भी न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, जो कि बताया जा रहा है कि लगभग 170 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं इन पाकिस्तान, तो ये सारे के सारे अब पीएम के कंट्रोल में नहीं है। अब ये सारे के सारे आसिफ मुनीर कंट्रोल करेगा। तो अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया है उसके तहत क्या किया गया है, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि एनएससी की पोस्ट नहीं बनी गई है, जिसका मतलब है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। ये पोस्ट क्या है, ये किसके अंडर में आती है, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इन फ्यूचर इस चीज से इंडिया को कितना खतरा है वो सब कुछ इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर क्या है। मतलब ये स्ट्रक्चर समझना आपको बहुत जरूरी है कि ये एनएससी किसके अंडर में आती है और पहले कौन सी अथॉरिटी हुआ करती थी। ये सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले पाकिस्तान में अगर कोई अथॉरिटी बनी थी न्यूक्लियर पावर के लिए तो वो बनी थी एनसीए। इसका मतलब है नेशनल कमांड अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी सीधा पीएम को रिपोर्ट करती थी कि किस देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ने हैं। और पीएम बस इस अथॉरिटी को और आर्मी को सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए निर्देश देता था कि मैं जो बता रहा हूँ वही करेंगे आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब सारी की सारी पावर एनसीए के अंडर में पीएम के पास थी। बट अब क्या हो रहा है, जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने झूठ मूठ यही बोला था कि हम इंडिया से जीत गए हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक नई पोस्ट बनाई सीडीएफ, और इसका मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। और इसको स्पेशली बनाया गया आसिफ मुनीर के लिए। और आसिफ मुनीर को सीडीएफ बनाकर आर्मी का पूरा हेड बना दिया गया। मतलब पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी आसिफ मुनीर के अंदर कर दी गई। बट अब हुआ यह है कि 2025 के अंदर एक बिल आता है जिसको ये बता रहा है 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अभी ये क्यों चर्चा में है उसका भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बिल तो पुराना है, 2025 का बिल है ये। तो इस बिल के अंडर में हुआ ये कि आसिफ मुनीर ने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया अपने ही अंडर में, जिसको ये बोल रहे हैं एनएससी, यानी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। और ये कमांड अब करेगा क्या, जो भी एनसीए का काम होता था ना वो अब एनएससी करेगा। यानी जितने भी पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर कमांड है, जितने भी न्यूक्लियर वेपन है, जितनी भी मिसाइल्स हैं, वो सब की सब कंट्रोल करेगा अब एनएससी। और इसके अंदर अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल है आमिर रजा, उसको अभी 4 स्टार जनरल एनएससी बना दिया गया है आसिफ मुनीर के द्वारा। और अब आसिफ मुनीर को न्यूक्लियर पावर को यूज करने के लिए, न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज करने के लिए पीएम की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली अपने अंडर में आने वाले एनएससी यानी इस डिपार्टमेंट को डायरेक्टली ऑर्डर देगा कि हाँ इस देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना है आपको। और पीएम से कोई भी परमिशन इस केस में नहीं ली जाएगी, क्योंकि आपने इस अमेंडमेंट के अंदर आपने पीएम की पोस्ट को सीधे ही साइड बाय कर दिया है और सारी की सारी पावर आसिफ मुनीर ने होल्ड कर ली है। आज तक मैं बता दूं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी जनरल नहीं आया जिसने ये काम कर लिया। हालांकि देखो ट्राई तो किया गया है इसके, क्योंकि इससे क्या होती है कि पावर सेंट्रलाइज हो जाती है सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर। यानी एक ही शख्स है जो कि पाकिस्तान में सारी पावर को होल्ड करता है इस वक्त, जो कि है आसिफ मुनीर। ये जब चाहे जिस कंट्री पे चाहे सीधा न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकता है एनसीए के अंडर, क्योंकि अब पीएम को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया गया है। पीएम को सिर्फ इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ हम उस देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, जबकि पीएम भी इस चीज को नहीं रोक सकता है। तो अब आपके दिमाग में एक बहुत ही जनरल सी बात आ सकती है कि इतना सब कुछ हो रहा है इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट इस चीज के ऊपर कुछ क्यों नहीं कहता। तो मैं बता दूं आपको, जानकर अचंभा होगा, आसिफ मुनीर ने बहुत ही लंबी प्लानिंग के साथ में ये सब कुछ किया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ओवरराइट करने का अधिकार दे दिया गया है एफसीसी को। पाकिस्तान में एक नया सुप्रीम कोर्ट आसिफ मुनीर ने बना लिया है जिसका नाम दिया जा रहा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ बयान करता है या जारी करता है और कुछ भी रूल रेगुलेशन को गलत बताता है अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, तो एफसीसी उसको रीराइट कर सकती है। बिल्कुल आप सोच सकते हो कि मतलब किस हद तक वो चले गए हैं कि इन्होंने एक अलग सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने के लिए एफसीसी कोर्ट को स्थापित कर दिया है, ताकि आने वाले टाइम में उनको कानूनी रूप से भी कोई भी चुनौती फेस ना करनी पड़े। ये इस लेवल तक चले गए हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
तो मतलब कोई भी अगर फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होगा, अंतिम फैसला होगा एफसीसी का। तो ये बताया जा रहा है कि ये इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि आमिर खान और उसकी जो पार्टी है पीटीआई, उसको बहुत लंबे टाइम तक ठंडे बक्से में रखने का प्लान है आसिफ मुनीर का। तो ये इसमें सक्सेसफुल हो भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का गठबंधन बनाया है, यानी देखो आप, ये आसिफ मुनीर सीडीएफ इसके कंट्रोल में है, उसके बाद में एनएससी इसके कंट्रोल में है जो कि न्यूक्लियर पावर कमांड को कंट्रोल करती है, उसके बाद में अब एफसीसी। मतलब इन तीनों से आसिफ मुनीर के पास में एक अल्टीमेट पावर आ जाती है कि पाकिस्तान में वो कुछ भी कर सकता है, कानूनी रूप से भी उसको रोकने वाला कोई नहीं है, आर्मी में वैसे भी कोई इसको रोकने वाला नहीं है, और प्रशासनिक ढांचे के अंदर जो भी पॉलिटिकल कुछ भी अगर काम पड़ा तो भी उसमें उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब ये इसको एक अल्टीमेट पावर दे देती है ये सारे रूल। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अपकमिंग जो भी इलेक्शन है 2029 के अंदर बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्शन है इन पाकिस्तान, ये बताया जा रहा है कि आसिफ मुनीर और उनका जो भी गठबंधन है वो इसमें मैक्सिमम सीटें लेके आए, इसके लिए भी ये सब कुछ किया जा रहा है। तो मतलब मैं बता दूं 2030 तक आसिफ मुनीर को कोई हटाना, इसको मतलब कोई भी छेड़ दे, ये काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके पास अब पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेट पावर आ चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक कमेटी थी जिसका नाम था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो उसको भी डिमोलिश कर दिया गया है, यानी वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अंदर एक्चुअली होता यह था कि नेवी और एयरफोर्स की जो भी कमांड थी वो इसके अंडर में आती थी, और अब आसिफ मुनीर ये सब कुछ कंट्रोल करेगा। और अब उसके पास में नॉट ओनली आर्मी के साथ में नेवी और एयरफोर्स का भी कमांड उसके हाथ में है। तो पाकिस्तान की आर्मी ने आसिफ मुनीर को 5 स्टार जनरल बनाया था, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी को भी नहीं बनाया गया है। 5 स्टार जनरल, इससे ऊपर पोस्ट कोई होती नहीं है, और ये क्रिएट की गई है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। इसके तहत उनको एक्स्ट्रा कुछ लग्जरी वगैरह भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 स्टार पोस्ट है तो उनका मतलब इस जनरल का आदेश मानना ही काफी होगा, नहीं। इसके तहत आसिफ मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है, यानी आसिफ मुनीर के ऊपर कितने भी एलिगेशन लगे हो और कितने भी गंभीर एलिगेशन लगे हो, पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। यानी अगर वो अपने टाइम पीरियड में, यानी अभी जो 2030 तक का इनका टाइम पीरियड है जो कि बढ़ा दिया गया है इनके द्वारा ही, वहां तक तो एटलीस्ट इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लग सकता है, चाहे इन्होंने कितना भी गंभीर अपराध क्यों नहीं कर दिया हो, कोई भी कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं करेगा और ना ही कोई सजा होगी। और वैसे भी कोर्ट की बात करो, इन्होंने तो खुद का घर का कोर्ट खोल दिया है एफसीसी, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तो क्या ही करेगा। अब चाहे सत्ता में कोई सी भी गवर्नमेंट रहे, इससे आसिफ मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोई भी आए, आसिफ मुनीर को उसके पोस्ट से हटाना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि बताया जा रहा है कि संसद के अंदर अगर 2/3 की वोटिंग हुई आसिफ मुनीर के खिलाफ तो ही इसको हटाया जा सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी मतलब ना के बराबर कह सकते हैं। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की अगर हिस्ट्री के अंदर जाए तो इनको अपना पहला संविधान बनाने के अंदर लगे थे 9 साल। जी हाँ, इतना लंबा टाइम लगा था इनको संविधान बनाने के लिए, और वो भी बहुत ज्यादा लंबा चल नहीं पाया था। इन्होंने जो संविधान बनाया था वो लगभग 2 साल के अंदर ही डिमोलिश कर दिया गया था। और अब दौर आता है 1962 से लेकर 1973 का। उसके अंदर हुआ ये था कि यहाँ पर इस टाइम पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर थे सारे के सारे तानाशाह। और इन तानाशाहों ने अपने अनुसार जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था अपने अनुसार बदलने की कोशिश की। उनका जिससे ज्यादा फायदा हो सकता था उस टाइप के रूल तो इन्होंने रखे, और जिससे उनकी जो पावर है वो कम हो रही थी, ऐसे जो भी नियम थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ऐसे जो भी आर्टिकल थे उनको इन्होंने रिमूव करना चालू कर दिया। कभी तो ये प्रेसिडेंट की ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और कभी ये क्या करते हैं कि इस्लामिक जो भी प्रावधान है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने ऐड कर दिए। तो इतना सब कुछ चेंज होने से हुआ ये कि उस टाइम पे जो भी सिविल गवर्नमेंट थी जो कि पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रही थी वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई। और अब पाकिस्तान कह सकते हैं कि इस टाइम से ही, इस टाइम जोन से ही एक तानाशाह की तरफ बढ़ने लग गया था। अब जो 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है वो तो यही बता रहा है कि अब पाकिस्तान इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये पूरी तरीके से एक तानाशाह कंट्री है। इसकी सत्ता एक तानाशाह आदमी के हाथों में, जो कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो देखो, भगवान ना करे, बट इन फ्यूचर अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो इस केस के अंदर अगर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करनी होगी तो वो बहुत स्पीडली न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर सकता है। पहले जो पीएम के अंडर में आती थी ना एनसीए, वो अब है नहीं, तो न्यूक्लियर डिप्लॉय पहले से बहुत ज्यादा स्पीड हो सकता है, तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। और सबसे बड़ा चैलेंज बताऊं इसमें क्या है कि पहले अगर कॉन्फ्लिक्ट होती थी आज तक तो हम किससे बात करते थे? सीधा पीएम के साथ ही बात करते थे
कि आप अपनी साइड से सीज फायर कर दो या फिर न्यूक्लियर कमांड को डिप्लॉय नहीं करना है, इस टाइप की बात आप एक पीएम के साथ ही करते थे। तो अब ओवरऑल इंडिया के पास अब सिविलियन फेस हमारे पास नहीं है, हमको अब सीधा पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ बात करनी पड़ेगी। एक मिलिट्री पर्सन के साथ में डायरेक्ट डायलॉग करना बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान बहुत लंबे टाइम से इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। और हमारे पीएम ने ही ऑपरेशन सिंदूर में ये बोला था कि पाकिस्तान की साइड से हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर। अगर इस तरह से ये जो न्यूक्लियर कमांड है जो कि एक पीएम से हटकर सीधा आसिम मुनीर के पास चली गई है, तो इस केस के अंदर इंडिया पर जो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इससे ओवरऑल होगा यही कि क्रॉस बॉर्डर टेंशन है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखना होगा आने वाले टाइम में किस तरह के डिसीजन इसके अंडर में लिए जाते हैं, क्या आसिम मुनीर इस चीज़ को अपने अंडर में संभाल पाते हैं इजीली या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ नई अपडेट आती है मेरे सामने तो मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।